बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करें। चैप्टर 1 है जिसका टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले हमने समझना है कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिसेस में सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की। ठीक है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखें। और रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह के नंबर्स, और इसके अलावा जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं या नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उनका कलेक्शन, ठीक है, या उनकी अरेंजमेंट जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे अगर हम क्लोज कर दें, बंद कर दें, किसमें, ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें। ब्रैकेट्स कौन सी हमने यूज़ करनी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। ठीक है, जिसे हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसमें यूज़ नहीं करनी। इससे पहले हमने सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सेट्स जितने भी हम लिखते हैं उनके लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। इसके लिए हमने कौन सी ब्रैकेट यूज़ करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। नंबर जो है वो इस तरह हमने लिखने हैं, इस अरेंजमेंट में लिखने हैं, इस तरतीब में लिखने हैं। ठीक है, ऊपर जैसे हमने लिखा है 2, 3, 5, 1, 0, 8, तो इस तरह क्या बनता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। कोई भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे D 2, -1, 5, 6, 0, 8। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि नंबर हमने इस तरह इनक्लोज करके लिखने हैं। इस तरह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमने इनकी बनानी है। उन्हें इनक्लोज किस में करना है, बंद किस में करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में, या ये वाली जो बड़ी ब्रैकेट है इसमें हमने इनक्लोज करना है। और मैट्रिक्स को या मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए हम किसके इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल लेटर जो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, वो हम यूज़ करेंगे। A, B, C, D, Z तक जितने भी हैं हम इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने दो चीज़ें देखी। मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले हमने समझी, इसके बाद इसकी एग्जांपल एक देखी। इससे हमें ये समझ आया कि मैट्रिक्स होता क्या है, और फिर हमने ये देखा उसकी एग्जांपल यहाँ पे लिख के कि मैट्रिक्स जो है हम उसे डिनोट किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी अरेंजमेंट या लिखने की तरतीब क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं। मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहले को हम कहते हैं रोज और दूसरे को कहते हैं कॉलम्स। अब हमने देखना है रोज क्या है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कॉलम्स क्या होते हैं। देखें यहाँ पे रोज क्या है। इन अ मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन देख लें। इन अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। अगर जो एंट्रीज, अच्छा इससे पहले ये चीज़ शायद मैंने आपको पहले नहीं बताई कि एंट्रीज क्या होती हैं। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके अंदर जो नंबर हमने लिखे हुए हैं वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर कोई भी आ जाए, ठीक है, या ज़ीरो हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं। जैसे सेट के अंदर हम सेट के अंदर जो नंबर लिखे होते थे उन्हें मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते थे कि वो सेट के मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं। इसी तरह ये मैट्रिक्स की क्या कहलाएंगी, एंट्रीज कहलाएंगी। अब जिन एंट्रीज को हम हॉरिजॉन्टल वे में लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, रोज। रोज के बाद कॉलम्स की बारी है। किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है, या मैट्रिक्स के कॉलम वाला पार्ट कौन सा होता है। किसी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होती हैं, नंबर्स होते हैं, उन्हें हम किस में प्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल वे में, उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और रोज ऑफ मैट्रिक्स की एग्जाम्पल हम समझते हैं। यहाँ पे क्या है, रोज ऑफ मैट्रिक्स को क्लियर करने के लिए मैंने डेफिनेशन जैसे वहाँ पे लिखी है कि एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। अब हॉरिजॉन्टल वे कौन सा है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये वाला वे जो है, ये तरीका जो है, इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वे। तो ये हमारे पास R1 है। R1 क्यों कहा इसे हमने, क्योंकि ये पहली रो है और ये जो है ये दूसरी रो है, तो इसे हम क्या कहेंगे, R2। इसी तरह इसके नीचे हमने रोज के बाद कॉलम देखे हैं कि कॉलम क्या होते हैं। कॉलम की डेफिनेशन पढ़ी है हमने। जितनी एंट्रीज होती हैं उन्हें हम प्रेजेंट किस में करते हैं, वर्टिकल वे में। वर्टिकल वे कौन सा होता है, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे। ये हमारे पास जो है ये C1 है, ये जो है ये C2 है, और ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, C3। हमारे पास यहाँ पे कॉलम कितने आ गए, 3। ठीक है, इसीलिए हमने उनके नाम मुख्तलिफ रखे हैं। पहले को हमने नाम दे दिया C1, दूसरे को C2 और तीसरे को C3। रोज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम R का इस्तेमाल करते हैं, और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम C का इस्तेमाल करते हैं। दो रोज़ हैं हमारे पास, इसलिए हम क्या लिखेंगे, R1 और R2। इसी तरह 3 हमारे पास कॉलम हैं, तो C1, C2 और C3। ठीक है, ये मुख्तलिफ आगे हो सकते हैं, हम मुख्तलिफ इसके एग्जाम्पल देखेंगे, डिफरेंट होंगे ये। कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है।
किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की जो तादाद होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, कि किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद ये स्पेसिफाई करेगी या ये बताएगी हमें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है या क्या है। फर्ज करें कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका नाम हमने रख दिया एम, कैपिटल एम। उसमें रोज़ को हम डिनोट कर रहे हैं एम से, स्मॉल एम से, और कॉलम्स को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एन से, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स एम में रोज़ एम हों और कॉलम्स एन हों तो वो मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर, उस मैट्रिक्स एम का ऑर्डर क्या कहलाएगा, एम बाय एन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि पहले हम एम लिखते हैं, बाद में एन लिखते हैं। एम से क्या मुराद है, एम से मुराद रोज़ है, और एन से क्या मुराद है, कॉलम, ठीक है। तो इसमें एम बाय एन का क्या मतलब है, रोज़ बाय कॉलम। अब इसकी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू 5 3 2 7 8 9 1 0 -7। अब इसमें आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है रोज़ कितनी है। रोज़ हमारे पास यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3। रोज़ कितने हमारे पास 3 है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, क्योंकि हमने ये कहा हुआ है कि जिन एंट्रीज़ को हम हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं उन्हें हम रोज़ कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 रोज़ हैं। अब हम दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, दूसरी चीज़ हम देखेंगे कॉलम कितने हैं इसमें। कॉलम देखिएगा ज़रा, ये ऊपर से नीचे देखें, ये फर्स्ट कॉलम है जिसे हम C1 कहेंगे, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है C2 कहेंगे, इसे हम C3 कहेंगे। तो हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स का नाम हमारे पास y है, इसका ऑर्डर बनेगा 3/3। 3/3 हमने क्यों लिखा, बीच में हमने y लिखना है। 3 पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास रोज़ जो हैं वो 3 है और 3 जो बाद में लिखा हुआ है 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। सबसे पहले हमने समझा मैट्रिक्स को, ठीक है। मैट्रिक्स की हमने एक एग्जांपल देखी, उसके बाद रोज़ ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, फिर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को देखा और उसकी एग्जांपल एक देखी और उसे समझा। इसके बाद हम इक्वल मैट्रिसेस के बारे में देखेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। देखिए बेटा, अब हमने समझना है इक्वल मैट्रिसेस को कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इक्वल का मतलब आप समझते हैं बराबर, ठीक है, सेम, एक जैसे। लेकिन इसकी कोई शर्त होती है, कोई कंडीशन होती है कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें, लेट करें कि 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, एक का नाम A है और दूसरे का नाम B है। तो A जो होगा वो B के इक्वल तब होगा, कब हो सकता है। एक तो पहले उसने ये लिख दिया है कि डिनोट कैसे करते हैं, A और B इक्वल तब होंगे, बीच में इक्वल का साइन होगा, ठीक है। 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि A का ऑर्डर B के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। एंट्रीज मैंने बताया था एंट्रीज क्या होती हैं। जैसे इसमें देखें, ये हमारे पास ये क्वेश्चन जैसे 2 3 -5 6 लिखा हुआ है, इसमें 2 3 -5 6 के हमारे पास एंट्रीज हैं किसी मैट्रिक्स की, ठीक है। जैसे इस मैट्रिक्स की एंट्रीज ये हैं और हमने इसमें पहली कंडीशन ये देखनी है कि A का ऑर्डर B के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। मतलब पहला जो मैट्रिक्स है दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर मैंने बताया था, ऑर्डर क्या होता है कि रोज़ की तादाद हम देखते हैं, कॉलम की तादाद देखते हैं। अगर पहले मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के इक्वल हो और साथ ही में पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद के इक्वल हो, इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर्स क्या है, ऑर्डर्स क्या हैं, दोनों के सेम हैं, इक्वल हैं, एक जैसे हैं। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन ये देखते हैं कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी इक्वल और सेम होनी चाहिए, उनमें भी कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जब दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, दोनों कंडीशन पूरी होंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, एक मैट्रिक्स मैंने लिखा जिसका नाम है A, इसमें नंबर्स हैं 5 3 2 -7। दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिखा B है जिसका नाम 5 4 -1 2 और -7। अब अगर गौर से देखें तो दोनों मैट्रिक्स ये इक्वल हैं, लेकिन कैसे इक्वल हैं, डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए आपने देखना है, ठीक है, वेरीफाई करना है या चेक करना है। इसकी आपने देखनी है, पहले ऑर्डर देखना है, रोज़ चेक कर लें। मैट्रिक्स ए में रोज़ कितनी है,
बेटा मैट्रिक्स ए में रोज जो हैं ये R1, ये R2, कितने रोज हैं? 2। इसमें देखें रोज कितनी है? R1, R2, इसकी भी रोज कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये है कि जितनी रोज पहले मैट्रिक्स में है उतनी ही रोज हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स में है। अब देख लें कॉलम्स। ऑर्डर चेक करने के लिए दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी होती है? कॉलम। ये C1 है, ये हमारे पास C2 है। इसी तरह ये हमारे पास C1 है और ये क्या है? C2 है। इसके कॉलम्स भी 2 हैं, पहले मैट्रिक्स ए के, और इसके कॉलम भी 2 हैं। इसका मतलब ये है रोज भी सेम है, कॉलम्स भी सेम है। इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा? मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल होगा। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है वो 2/2 है, इसी तरह मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/2 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है उसने फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर हमें क्लियर है कि ऑर्डर होता क्या है। हम सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं? हम पहले लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज। इसमें रोज कितनी है हमारे पास? 2। देख लें हमारे पास 2 कौन सी हैं रोज? ये R1 है और ये क्या है हमारे पास? R2। अब दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी होती है? दूसरी चीज़ हमने चेक करनी होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स भी हैं हमारे पास 2 हैं। ये C1 है और ये क्या है हमारे पास? C2 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है कि कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं। जब रोज 2 है और कॉलम 2 हैं तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर हम यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर ऑफ, अच्छा मैट्रिक्स का जो नाम होगा वो नाम हमने रखना है। ऑर्डर ऑफ A = 2/2। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर। अब इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स B दिया हुआ है जिसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ये भी देख लें कि इसमें कॉलम कितने हैं और रोज कितने हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे रोज हमें कितनी नजर आ रही है? 2 0 पहली रो है और 3 5 जो है दूसरी रो है, तो यहाँ पे रोज की तादाद 2 है। फिर हमने क्या देखना है? नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कितने हैं? 2। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होगा? 2/2। इन दोनों का सेम आ गया। अब जो सी वाला है, इसके बाद सी वाले में थोड़ा सा फ़र्क है। देखें कुछ मुख्तलिफ चीज़ है। कैसे मुख्तलिफ है? हमें यहाँ पे रोज़ कितनी नज़र आ रही है? 2 4, ये एक ही रो नज़र आ रही है। लेकिन कॉलम हमें कितने नज़र आ रहे हैं? बेटा यहाँ पे कॉलम हमें 2 नज़र आ रहे हैं। ये C1 है और ये क्या है? C2 है। तो इन्हें हम लिखेंगे कैसे? नंबर ऑफ रोज़। कितनी रोज़ है? एक ही है, 1 लिख देंगे। फिर हमने लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे? 2। तो ऑर्डर हमें अब पता चल जाएगा, इजीली हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या है? 1/2। 1/2 क्यों लिखा है मैंने? 2/1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले रोज़ लिखनी होती है, हमने रोज़ की तादाद लिखनी होती है और उसके बाद कॉलम्स की तादाद। रो हमारे पास एक ही है लेकिन कॉलम्स 2 हैं, तो हम इसे ऑर्डर में क्या लिखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है? 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट जो है। अब हमारे पास जो है डी पार्ट है। हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमने ऑर्डर फाइंड करना था मैट्रिक्स का। ठीक है, डी पार्ट में पहले सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज़ देखेंगे कितनी है। यहाँ पे रोज़ हमें कितनी नज़र आ रही है? ये R1 है, ये R2 है हमारे पास और ये R3 है। 3 रोज़ हमें नज़र आ रही है, तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 3। इसी तरह फिर हमने क्या देखना है? नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कितने हैं? एक ही कॉलम है C1, तो इसे हमने यहाँ पे 1 लिख देना है। अब ऑर्डर जो होगा मैट्रिक्स डी का वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ डी। ऑर्डर ऑफ डी जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है? पहले हमने लिखनी है रोज़, फिर लिखनी है कॉलम। R/C होता है तो क्या बनेगा? 3/1। इसके बाद ई पार्ट है जिसमें ये लिखे हुए हैं एंट्रीज हमारे पास ABCDEF। ठीक है, ये ADBECF। तो इसे हमने क्या लिखना है? नंबर ऑफ रोज़। रोज़ कितनी है? फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। तो रोज़ कितनी आ गई? 3।
फिर हमने क्या देखना होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स कितने हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यहाँ पे क्या लिख देना है 2। कॉलम्स कितने हैं 2, तो हमने लिख दी है 2। अब हमने इसका ऑर्डर लिखना है क्योंकि हमें दोनों चीज़ें मालूम हो चुकी हैं, कॉलम्स भी और रोज भी। तो ऑर्डर ऑफ ई जो होगा वो क्या होगा, R/C होता है पहले रो बाद में कॉलम, तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास जो मैट्रिक्स F है इसमें ये एक ही एंट्री लिखी हुई है, सिंगल एंट्री। इसमें देखिए रोज कितनी है, एक ही है, कॉलम कितने हैं, एक ही है। तो इसे हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है 1। फिर क्या लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितना है, एक ही है। तो इसे हमने क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ, किसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का नाम क्या है F, तो ये क्या आ जाएगा 1/1। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका नाम है G। इसमें भी हमने सबसे पहले देखनी है नंबर ऑफ रोज। देखें जरा इसमें रोज कितनी है हमारे पास, ये फर्स्ट रो है हमारे पास, ये सेकंड रो है और ये क्या है थर्ड रो। रोज आ गए हमारे पास 3। ठीक है। इसके बाद हमने देखनी है कॉलम, कि यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स भी हमारे पास 3 हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 कॉलम हैं। तो हमने इसका लिखना है ऑर्डर, क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी। जी का ऑर्डर क्या है, रोज बाय कॉलम होता है 3/3। अब एच की बारी है, इसका नाम ऐसे लिखा हुआ है हमने, ठीक है, और इसमें ये एंट्रीज लिखी हुई है 2 3 4 106। तो इसमें भी हमने तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, मतलब तीनों चीज़ें यहाँ पे लिखनी हैं, तो तब जाके ऑर्डर फाइंड होगा। पहले क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे रोज कितने हैं, फर्स्ट रो है ये हमारे पास और ये सेकंड रो है, 2 रोज आ गई। फिर हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, C1 C2 और C3। ये थोड़ा सही करके लिखते हैं, C2 और ये C3। ठीक है। कॉलम कितने आ गए 3। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 2/3। 2/3 क्यों लिखा है, रोज बाय कॉलम। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर, अब जो है हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, जिसमें उसने लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये आपने बताना है कि जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, A से लेके J तक लिखे हुए हैं मैट्रिक्स, उनमें मुख्तलिफ एंट्रीज हैं। आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक है। तो ये देखें, A is equal to 3 लिखा हुआ है, B is equal to 3 5, इस तरह ये मुख्तलिफ इनके अंदर एंट्रीज भी हैं, मतलब जिन्हें हम नंबर्स कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं। इक्वल कैसे होंगे, जिनका ऑर्डर सेम होगा और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिसेस। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें ये था कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है कि अगर उसमें हमारे पास 4 एंट्रीज हैं, तो पहली एंट्री जो है उस मैट्रिक्स की किसी दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। इस मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है जैसे, किसी दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। तीसरी एंट्री थर्ड एंट्री के इक्वल होनी चाहिए और फोर्थ एंट्री जो है वो फोर्थ एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, या फोर्थ नंबर जो है वो फोर्थ नंबर के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो A मैट्रिक्स है जिसमें 3 लिखा हुआ है और C मैट्रिक्स है जिसमें 5 - 2, वो भी क्या बन जाएगा 3। इनका ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है, इसलिए A और C के हैं इक्वल हैं। इसी तरह देखें B और हमारे पास I, यहाँ 3 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 साथ में 3 + 2 जो कि 5 बन जाएगा। इनका ऑर्डर भी सेम है B और I का, और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं, इसलिए ये सेम कहलाएंगे, ये इक्वल कहलाएंगे मैट्रिसेस। इसके अलावा हमारे पास 3 मैट्रिसेस ऐसे हैं E, H और J, जिनकी एंट्रीज भी सेम है, एक जैसी हैं, इक्वल हैं और उनका ऑर्डर भी सेम है, इसलिए ये तीनों इक्वल होंगे। इसके अलावा 2 मैट्रिसेस हैं F और G, ये 2 6 लिखा हुआ है, और G हमारे पास जो है ये लिखा हुआ है 3 - 1, ये भी 2 बन जाएगा। 3 + 3 6, ये भी 2 बन जाएगा, सॉरी 6 बन जाएगा, 3 + 3 6 बन जाएगा। ये 2 6 है, ये भी 2 6 है। F और G इनका ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, इसलिए ये इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या लिखा हुआ है, A B C और D की आपने वैल्यू फाइंड करनी है।
जिसमें सेटिस्फाई कर रही है मैट्रिक्स इक्वेशन को, ठीक है। ये वाली वैल्यूज हैं, ये मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। कौन सी मैट्रिक्स इक्वेशन है हमारे पास? ये मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसमें इक्वल की लेफ्ट साइड पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और इक्वल की राइट साइड पे दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसे हमने करना है सॉल्व। ये चूँकि इक्वल मैट्रिक्सेस हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन होती ही वो है जिसमें दोनों साइड पे लिखे जाने वाले मैट्रिक्सेस इक्वल होंगे या सेम होंगे। तो सेम होंगे तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इनकी सेम होगी। पहली करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है? पहली जो है a+c लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री कौन सी है? 0। इसका मतलब ये है कि a+c किसके इक्वल आ गया? 0 के। इसी तरह a+2b सेकेंड एंट्री है पहले मैट्रिक्स की। दूसरे मैट्रिक्स की सेकेंड एंट्री कौन सी है? -7। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी थर्ड एंट्री -1 है और इसकी थर्ड एंट्री 3 है। 4d -6 है और ये 2d है। इन्हें हम नाम दे देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद मैं एक ट्रिक बताता हूँ अक्सर अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि इसमें आपने जब हमारे पास चारों इक्वेशन बन जाएंगे फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये देखना है कि चारों इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में देखें लेटर्स कितने हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 2 हैं, या वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। सेकंड में कितने हैं? 2 हैं। थर्ड इक्वेशन में 1 है, फोर्थ में भी 1 है, लेकिन 2 बार यूज़ हो रहा है। तो आपने पहले किसको सॉल्व करना है? उन इक्वेशन को सॉल्व करना है, उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या वेरिएबल हैं या वैल्यूज़ हैं वो 2 हैं, ठीक है। सॉरी, सिंगल है। इक्वेशन 3 में 1 है हमारे पास और इक्वेशन 4 में भी 1 है। तो हमने क्या करना है? इक्वेशन 3 और 4 को पहले सॉल्व करना है। उनको पहले सॉल्व नहीं करना जिसमें 2 हैं, मतलब डबल है। आपने किसको सॉल्व करना है? इक्वेशन 3 और 4 को जिसमें 1 लिखा हुआ है। आपने सॉल्व करना है इक्वेशन 3 एंड 4 को। यहाँ पे इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लें पहले। c - 1 = 3, तो c = 3 + 1, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 + 1 क्या होते हैं? 4। फिर किसको सॉल्व करें? इक्वेशन 4 को यहाँ पे सॉल्व कर लें। 4d - 6 = 2d। d एक साइड पे कर लें, ये 2d इस साइड पे आके -2d हो जाएगा। और ये जो हमारे पास -6 लिखा हुआ है इक्वल के उस साइड पे जाके 6 हो जाएगा। 4d - 2d हमारे पास क्या आ जाएगा? 2d। और d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 और 2 अगर हम करें तो आंसर क्या आता है? 3। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई c और d। हमने कितनी फाइंड करनी है? 4, a, b, c और d, ठीक है। कौन सी रह गई हमारे पास? a और b की वैल्यू, ठीक है। अब a कहाँ पे यूज़ हो रहा है? इक्वेशन 1 में भी है और इक्वेशन 2 में भी है। आप c की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि इक्वेशन 1 में a और c 2 चीज़ें हैं। आप यहाँ पे लिखें पुट c = 4 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से क्या होगा? a + c है तो c की जगह पे 4 आ जाएगा, = 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? -4। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 3, आपने फाइंड करनी थी 4। कौन सी रह गई पीछे? b की वैल्यू। इक्वेशन b में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, a और b। हम क्या करेंगे? यहाँ पे a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, b की वैल्यू हमें चाहिए, तो a की वैल्यू हम पुट कर दें जो कि हमने फाइंड की है -4। किस में पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 2 में। जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? -4 + 2b = -7। यहाँ पे 2b रहेगा, -7 यहाँ पे, -4 इस साइड पे आके +4। अब -7 + 4 हमें पता है -3 होता है, क्योंकि 7 और 4 में से बड़ा नंबर 7 है। बड़े नंबर के साथ वाला साइन हम यहाँ पे लगाते हैं। 7 में से 4 मुख्तलिफ साइन है तो माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा। b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके -3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -3/2। ठीक है, ये हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई। चलें इसे दोबारा से हम लिख लेते हैं। 2b = -3, b = -3/2। ये हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.1 भी हमने कंप्लीट कर